शहर के सबसे रईस इलाके में सनराइज गर्ल्स हॉस्टल किसी 7 सितारा महल से कम नहीं लगता था। ऊंची कांच की बिल्डिंग, जिसके चारों ओर रंग बिरंगे फूलों के गार्डन थे और गेट पर हमेशा एक सज्जन सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहता था। बाहर से देखने वालों को यह हॉस्टल शहर की लड़कियों के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना लगता था। यहाँ रहने वाली लड़कियां शहर के सबसे नामी कॉलेजों में पढ़ती थीं। उनके माता पिता, जो हजारों किलोमीटर दूर रहते थे, निश्चिंत थे कि उनकी बेटियां एक सुरक्षित और सख्त अनुशासन वाली जगह पर हैं। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा काला सच छिपा था जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। यह अंधेरा हॉस्टल की दीवारों में किसी जहरीली हवा की तरह फैल रहा था, धीरे धीरे, चुपके से। हॉस्टल की वार्डन मिसेस मल्होत्रा बाहर से जितनी शांत और देखभाल करने वाली दिखती थीं, अंदर से उतनी ही खतरनाक थीं। वह 45-50 साल की एक महिला थीं, जिनके चेहरे पर हमेशा एक बनावटी मुस्कान रहती थी। वह लड़कियों से ऐसे बात करती थीं जैसे उनकी सगी माँ हो। बेटी, पढ़ाई में कोई परेशानी तो नहीं? घर की याद तो नहीं आ रही? ये उनके रोजमर्रा के सवाल थे, लेकिन यह सब एक नकाब था। मिसेस मल्होत्रा एक गंदे रैकेट की सरगना थीं। वह उन लड़कियों को निशाना बनाती थीं जो छोटे कस्बों से आती थीं, जिनकी आंखों में बड्ढे सपने चमकते थे और जो ग्लैमर की दुनिया की चकाचौंध में खो जाना चाहती थीं। वह पहले उनका भरोसा जीतती, फिर उन्हें बड्ढे बड्ढे लोगों से मिलवाती। ये बहुत बड्ढे डायरेक्टर हैं, या ये तुम्हें फैशन इंडस्ट्री में लॉन्च कर सकते हैं, कहकर वह उन्हें शानदार पार्टियों में ले जाती। उन पार्टियों में लड़की ढकियों की ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया जाता था, और जब वे होश में नहीं रहती थीं, उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बना लिए जाते थे। यहीं से शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का घिनौना खेल। उन तस्वीरों और वीडियो के दम पर लेडी डीडीएचक्यों को डराया धमकाया जाता, उनसे पैसे ऐंठे जाते और उन्हें बार बार उन रसूखदार लोगों के पास जाने को मजबूर किया जाता। कई लड़कियां अंदर ही अंदर टूट रही थीं, लेकिन अपने परिवार की इज्जत और भविष्य के डर से किसी से कुछ कह नहीं पाती थीं। हॉस्टल की चारदीवारी उनके लिए एक कैद खाना बन चुकी थी। आईपीएस ऑफिसर रिया वर्मा अपने ऑफिस में एक फाइल को गौर से देख रही थीं। वह शहर की सबसे तेज तर्रार और युवा अधिकारियों में से एक थीं। उनका नाम सुनते ही बड्डे बड्डे अपराधी कांप उठते थे। पिछले कुछ हफ्तों से उनके पास एक ही तरह की खबरें आ रही थीं, मुखबिरों के जरिए। सनराइज गर्ल्स हॉस्टल में कुछ बहुत गलत चल रहा था। खबर थी कि वहां की कुछ लड़कियां अचानक बहुत अमीर हो गई थीं, जबकि कुछ गहरे अवसाद में चली गई थीं। एक लड़की ने तो आत्महत्या की कोशिश भी की थी, लेकिन मामले को दबा दिया गया। रिया को शक हो गया कि कुछ तो गलत है। उन्होंने अपनी टीम को इसकी जांच करने का आदेश दिया, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। हॉस्टल की सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि वहां कोई बाहरी व्यक्ति घुस भी नहीं सकता था। कोई भी एलडीडीएच की कुछ बोलने को तैयार नहीं थी। जब भी कोई पुलिस वाला उनसे बात करने की कोशिश करता, वे डर से कांपने लगतीं और सब ठीक है कहकर बात टाल देतीं। एक शाम रिया अपने सीनियर ऑफिसर मिस्टर गुप्ता के केबिन में बैठी थीं। सर, हमें कुछ करना होगा, रिया ने बेचैनी से कहा। मुझे पूरा यकीन है कि उन लड़कियों के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। हम चुप नहीं बैठ सकते। मिस्टर गुप्ता ने गहरी सांस ली। मैं समझता हूं रिया, लेकिन बिना सबूत और गवाह के हम कुछ नहीं कर सकते। सनराइज हॉस्टल शहर का सबसे मशहूर हॉस्टल है। अगर हमने बिना पुख्ता सबूत के वहां छापा मारा और कुछ नहीं मिला, तो डिपार्टमेंट की बदनामी होगी। ऊपर से राजनीतिक दबाव अलग। रिया की आंखों में एक चमक थी। उसने कुछ पल सोचा और फिर बोली, सर, अगर कोई गवाह बोलने को तैयार नहीं है, तो हमें खुद गवाह बनना होगा। मिस्टर गुप्ता ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या मतलब? मतलब ये सर कि मैं खुद एक स्टूडेंट बनकर उस हॉस्टल में जाऊंगी, रिया ने दृढ़ता से कहा। मुझे उनके सिस्टम का हिस्सा बनना होगा ताकि मैं उसे अंदर से तोड़िएच सकूं। मिस्टर गुप्ता चौंक गए। रिया, यह बहुत बड़ा रिस्क है। अगर तुम्हारी पहचान खुल गई तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। सर, वर्दी पहनते वक्त मैंने जो शपथ ली थी, वो अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ दिलाने के लिए थी। उन लड़कियों को मेरी जरूरत है। मुझे ये करने दीजिए।
रिया की आंखों में जुनून और ईमानदारी देखकर मिस्टर गुप्ता उसे मना नहीं कर पाए। उन्होंने भारी मन से हामी भर दी। ठीक है, लेकिन तुम अकेली नहीं होगी। हमारी एक टीम 24 घंटे हॉस्टल के आसपास सादे कपटी डीढ़ों में मौजूद रहेगा। प्लान तैयार था। ऑपरेशन सनराइज शुरू होने वाला था। अगले एक हफ्ते में रिया ने खुद को पूरी तरह बदल लिया। आईपीएस रिया वर्मा की सख्त चाल ढाल और तेज नजरों की जगह अब एक साधारण सी, थोड़ी डरी हुई लड्ड की राधिका सिंह ने ले ली थी। राधिका सिंह जो मथुरा से आई थी और शहर के कॉलेज में बीकॉम करने का सपना लेकर आई थी। उसके सारे दस्तावेज, आईडी कार्ड, सब कुछ नकली, लेकिन इतने परफेक्ट कि कोई शक न कर सके। रिया ने सलवार कमीज और साधारण चप्पलें पहनना शुरू कर दिया। बालों को साधारण चोटी में बांध लिया और चेहरे पर मासूमियत का मुखौटा चढ़ा लिया। जब वह हॉस्टल के गेट पर पहुंची तो उसका दिल जोर जोर से धड़धक रहा था। ये डर किसी अपराधी का नहीं, बल्कि पकड़े जाने का था। नमस्ते मैम, उसने मिसेस मल्होत्रा के ऑफिस में धीमी आवाज में कहा। मिसेस मल्होत्रा ने अपनी चश्मे के ऊपर से उसे देखा और अपनी शहद सी मीठी मुस्कान बिखेरी। अरे, तो तुम हो राधिका? आओ बेटी, बैठो। तुम्हारा ही इंतजार था। मथुरा से पहली बार आई हो ना शहर में? जी मैम, रिया ने सिर झुकाकर जवाब दिया। घबराओ मत, ये हॉस्टल तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारी मां जैसी। कोई भी दिक्कत हो सीधे मेरे पास आना, मिसेस मल्होत्रा ने मीठी आवाज में कहा। रिया को उसका कमरा नंबर 305 मिला। उसकी रूममेट थी काव्या, एक हंसमुख और बिंदास लड़की डीएच की, जिसे फैशन, म्यूजिक और पार्टियों का शौक था। हाय, मैं काव्या, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। तुम राधिका मथुरा से, राइट? रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की। चिल करो यार, शुरू शुरू में सबको अजीब लगता है, जल्दी आदत पर डीडीडीएच जाएगी। वैसे मल्होत्रा मैम से थोड़ा बच के रहना। दिखती तो बड्ढी प्यारी हैं, लेकिन हैं बड्ढी सख्त, काव्या ने आंख मारते हुए कहा। रिया को काव्या में एक उम्मीद की किरण दिखी। शायद वह कुछ बता सके। दिन बीतने लगे। रिया एक आम स्टूडेंट की तरह कॉलेज जाती, लाइब्रेरी में समय बिताती और हॉस्टल की दूसरी लड़कियों से घुलने मिलने की कोशिश करती। वह हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रख रही थी। कौन सी लड़की किससे बात करती है, कौन देर रात तक बाहर रहती है, और मिसेस मल्होत्रा का व्यवहार किसके साथ कैसा है। उसे जल्द ही पता चला कि हॉस्टल में दो तरह की लड़कियां थीं। एक वो जो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थीं, और दूसरी वो जो मिसेस मल्होत्रा की खास थीं। ये खास लड़कियां महंगे कपड़े पहनती थीं, उनके पास लेटेस्ट गैजेट्स थे, और वे अक्सर वीकेंड पर देर रात की पार्टियों में जाती थीं, जिनके लिए हॉस्टल के नियम टोडीडीएच दिए जाते थे। रिया ने जानबूझकर अपनी बातों में ये जाहिर करना शुरू किया कि वह भी मॉडलिंग की दुनिया में जाना चाहती है और उसे पैसों की सख्त जरूरत है। उसने काव्या से दोस्ती गहरी की और उसके सामने अपने नकली सपनों का जिक्र करना शुरू किया। यार काव्या, काश मुझे भी कोई अच्छा काम मिल जाए। घर से जो पैसे आते हैं उनसे गुजारा नहीं होता। एक दिन उसने उदास चेहरा बनाकर कहा। काव्या उसके झांसे में आ गई। टेंशन मत ले, मैं मल्होत्रा मैम से बात करूंगी, उनकी बहुत जान पहचान है। वो अपनी खास लड़कियों की बहुत मदद करती हैं। रिया का फेंका हुआ जाल सही निशाने पर लगा था। उसे पता था कि अब शिकारी खुद उसकी ओर बढ़ेगा। 2 दिन बाद मिसेस मल्होत्रा ने रिया को अपने ऑफिस में बुलाया। हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए बोली, राधिका बेटी, सुना है तुम काम ढूंढ रही हो? रिया ने मासूमियत से कहा, जी मैम, अगर कुछ मिल जाए तो। तुम अच्छी लड़ेडिच की हो, संस्कारी हो। मेरे एक दोस्त हैं, बर्थडे इवेंट ऑर्गेनाइजर। वो अपनी नई फैशन शो के लिए एक फ्रेश फेस ढूंढ रहे हैं। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। रिया का दिल जोर से धड़का। खेल शुरू हो चुका था। उसने चेहरे पर खुशी और हैरानी के भाव लाए। सच में मैम, थैंक यू सो मच। मैं क्या पहनूं? कब मिलना है? रिलैक्स बेटी, इस शुक्रवार को एक पार्टी है, वहीं उनकी मुलाकात होगी। तुम बस अच्छे से तैयार हो जाना, काव्या तुम्हारी मदद कर देगी, मिसेस मल्होत्रा ने कहा। शुक्रवार की रात रिया ने एक साधारण लेकिन आकर्षक ड्रेस पहनी। काव्या उसे देखकर तारीफ करने लगी। वाह, आज तो तू कमाल लग रही है। देखना, तुझे काम जरूर मिलेगा। रिया बस मुस्कुराई।
उसे पता था कि ये पार्टी काम के लिए नहीं बल्कि जाल बिछाने के लिए थी। पार्टी शहर के एक लग्जरी बंगले में थी। वहां फैशन, बिजनेस और फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े लोग मौजूद थे। माहौल में शराब, सिगरेट और तेज म्यूजिक का शोर था। मिसेस मल्होत्रा ने रिया को एक अधेड़ उम्र के शख्स से मिलवाया। राधिका, ये है मिस्टर खन्ना। मैं इन्हीं की बात कर रही थी। मिस्टर खन्ना ने रिया को सिर से पांव तक घूरा और मुस्कुराते हुए बोले, हेलो ब्यूटीफुल। मल्होत्रा ने तुम्हारा। देर रात जब वे हॉस्टल लौटे, रिया ने देखा कि काव्या की हालत बहुत खराब थी। वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और चुपके से रो रही थी। रिया ने उसे सहारा देते हुए पूछा, क्या हुआ काव्या? काव्या ने कुछ नहीं कहा, बस रिया से लिपटकर और जोर से रोने लगी। रिया समझ गई कि आज रात काव्या के साथ कुछ बहुत गलत हुआ था। उसका गुस्सा और बढ़ गया। अब वह इन अपराधियों को और समय नहीं देना चाहती थी। पार्टी वाली रात के बाद मिसेस मल्होत्रा को यकीन हो गया कि राधिका उनके कंट्रोल में है। उन्होंने रिया को बुलाकर कहा, मिस्टर खन्ना तुमसे बहुत प्रभावित हैं। वो तुम्हें अपने अगले फैशन शो में साइन करना चाहते हैं, लेकिन उनकी एक छोटी सी शर्त है। कैसी शर्त मैम? रिया ने अनजान बनते हुए पूछा। मिसेस मल्होत्रा ने बेशर्मी से कहा, बेटी, इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा समझौता करना पड़ रहता है। वो आज रात तुमसे अकेले में मिलना चाहते हैं, तुम्हारे कमरे में। बस 1-2 घंटे की बात है और तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। रिया को इसी पल का इंतजार था। उसने अपने माइक्रो ईयरपीस पर हल्के से खांसकर बाहर इंतजार कर रही अपनी टीम को सिग्नल दे दिया कि आज रात एक्शन होगा। उसने चेहरे पर घबराहट का भाव लाते हुए कहा, लेकिन मैम, हॉस्टल में लड़कों का आना तो मना है। अरे उसकी फिक्र मत करो, मैं सब मैनेज कर लूंगी। रात 11 बजे दरवाजा खुला रखना, मिसेस मल्होत्रा ने कहा। रात 10:30 बजे थे। रिया का कमरा पूरी तरह तैयार था। टेबल पर रखे पेन स्टैंड में, किताबों के पीछे, दीवार की घड़ी में हर जगह खुफिया कैमरे लगे थे जो हर पल को रिकॉर्ड कर रहे थे। रिया ने अपनी टी शर्ट के नीचे एक बॉडी कैम भी पहना था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन ये डर का नहीं, बल्कि शिकार पर झपटने से पहले की उत्सुकता थी। ठीक 11 बजे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाजा धीरे से खुला और अंदर एक 27-28 साल का लड़ीडेच आया। वो दिखने में आकर्षक था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी क्रूरता थी। हाय, मैं अर्जुन, उसने दरवाजा बंद करते हुए कहा। रिया बिस्तर के कोने में सिमट कर बैठ गई और डरी हुई आवाज में बोली, आप यहां क्या कर रहे हैं? अरे डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बस वही करूंगा जो तुम चाहती हो, तुम्हें स्टार बनाऊंगा, उसने अपनी जैकेट उतारते हुए कहा और धीरे धीरे रिया की ओर बढ़ने लगा। बस तुम्हें थोड़ा सहयोग करना होगा। रिया चुप रही। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन वह हर पल, हर हरकत को रिकॉर्ड होने दे रही थी। ये सारे सबूत थे उस गंदे रैकेट के खिलाफ जो इस चमकती दुनिया के पीछे छिपा था। अर्जुन अब रिया के बिल्कुल करीब था। उसे लगा कि सामने बैठी लड्डी की डर से कांप रही है। वह मुस्कुराया। तुम बहुत खूबसूरत हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, और जैसे ही उसने रिया के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, सब कुछ बदल गया। रिया की आंखों में डर की जगह अचानक एक आग भद्दक उठी। उसका हाथ बिजली की तरह उठा और उसने अर्जुन की कलाई पकड़ डरेच ली। इससे पहले कि अर्जुन कुछ समझ पाता, रिया ने उसकी कलाई को ऐसे मोदा कि उसकी चीख निकल गई। अगले ही पल रिया अपनी जगह से उछली। उसका दूसरा हाथ अर्जुन की गर्दन पर था और उसने उसे धक्का देकर दीवार से सटा दिया। अर्जुन की आंखों में अब हैरानी और दर्द था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। रिया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी ठंडी फौलादी आवाज में कहा, सहयोग तो अब तुम्हें करना होगा। उसने अपनी पकड़ डीएच और सख्त कर ली। अर्जुन का चेहरा लाल पड़ने लगा। वह हाँफते हुए बोला, तुम कौन हो? रिया उसके कान के पास झुकी और धीरे से फुसफुसाई, राधिका सिंह नहीं, आईपीएस रिया वर्मा, स्पेशल क्राइम ब्रांच, और तुम्हारा गंदा खेल अब खत्म। ये सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सफेद पड़े डच गया। उसी पल कमरे का दरवाजा जोरदार धमाके के साथ खुला और पुलिस की टीम हथियारों के साथ अंदर घुस आई। पुलिस, हैंड्स अप! बाहर कॉरिडोर में हंगामा मच गया। पुलिस ने पूरे हॉस्टल को घेर लिया था।
मिसेज मल्होत्रा अपने कमरे से बाहर निकलीं, यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है। जैसे ही उन्होंने रिया को इस रूप में देखा, उनके चेहरे की बनावटी मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह डर ने ले ली। ये नहीं हो सकता, वह हकलाने लगी। रिया धीरे धीरे उनके पास आई। क्यों नहीं हो सकता मिसेज मल्होत्रा? आपने जो जाल बुना था, आज आप खुद उसमें फंस चुकी हैं। एक एक करके हॉस्टल की दीवारों में छिपे सारे राज खुलने लगे। पुलिस ने मिसेज मल्होत्रा के ऑफिस से उन लड़ेचकियों के वीडियो, तस्वीरें और रैकेट से जुद्धे सारे सबूत बरामद कर लिए। काव्या और दूसरी डरी सहमी लड़कियां अपने कमरों से बाहर निकलीं। जब उन्हें पूरी सच्चाई पता चली, उनकी आंखों में आंसू आ गए। काव्या दौड़कर रिया के गले लग गई। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। उस रात सनराइज गर्ल्स हॉस्टल का चमचमाता नकाब हमेशा के लिए उतर चुका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रिया को पता था कि यह रैकेट सिर्फ हॉस्टल तक सीमित नहीं था। मिस्टर खन्ना और उनके जैसे कई बड्ढे लोग इसके पीछे थे। सबूत तो मिल चुके थे, लेकिन असली मास्टरमाइंड अभी भी बाहर थे। रिया ने ठान लिया कि वह इस जाल को पूरी तरह उखाड़ द फेंकेगी। अगले दिन पुलिस ने मिस्टर खन्ना के बंगले पर छापा मारा। वहां से और सबूत मिले, कई लड़कियों की फाइलें, बैंक डिटेल्स और कुछ बड्ढे नामों की लिस्ट। रिया ने अपनी टीम को हर उस शख्स को पकड़ देने का आदेश दिया जो इस रैकेट से जुद्धा था। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। क्या ये सारे लोग इतनी आसानी से पकड़े जाएंगे, या फिर कोई और बड्ढा खुलासा होने वाला था? कहानी यहीं रुकती है, जैसा कि आपने निर्देश दिया है। अगर आप चाहें तो इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। रिया को पता था कि यह रैकेट सिर्फ हॉस्टल तक सीमित नहीं था। मिस्टर खन्ना और उनके जैसे कई बड्ढे लोग इसके पीछे थे। सबूत तो मिल चुके थे, लेकिन असली मास्टरमाइंड अभी भी बाहर थे। रिया ने ठान लिया कि वह इस जाल को पूरी तरह उखाड़ डाच फेंकेगी। अगले दिन पुलिस ने मिस्टर खन्ना के लग्जरी बंगले पर छापा मारा। वहां से और भी चौंकाने वाले सबूत मिले, कई लड़ेशकियों की गुप्त फाइलें, बैंक ट्रांसफर डिटेल्स और एक लिस्ट जिसमें शहर के कई प्रभावशाली लोगों के नाम थे, जिनमें एक पॉलिटिशियन, 2 बड्ढे बिजनेसमैन और एक फिल्म प्रोड्यूसर शामिल थे। रिया की टीम ने रातों रात इन सबूतों पर काम किया। वे जानते थे कि अगर ये लोग अलर्ट हो गए तो सबूत नष्ट कर सकते थे या भाग सकते थे। रिया ने अपनी टीम को निर्देश दिए, कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, हर कड़ी डीडी ही को जोड़ दो। पहला टारगेट मिस्टर खन्ना था। वह अपने बंगले में आराम से सो रहा था जब पुलिस की टीम ने दरवाजा तोड़ दिया। क्या हो रहा है? खन्ना ने गुस्से से चिल्लाया, लेकिन जैसे ही उसने रिया को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आप? वह हकलाया। रिया ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, जी हां, मैं, और अब आपका खेल खत्म। खन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके फोन और कंप्यूटर से और सबूत मिले, चैट्स, ईमेल्स और वीडियो जो दिखाते थे कि यह रैकेट पूरे शहर में फैला था, जिसमें कई और हॉस्टल्स और होटल्स शामिल थे। अब बारी थी उस पॉलिटिशियन की, जिनका नाम लिस्ट में सबसे ऊपर था। उनका नाम था राजेश ठाकुर, एक लोकल एमएलए जो बाहर से बहुत सम्मानित दिखते थे। रिया जानती थी कि यह सबसे मुश्किल केस होगा, क्योंकि ठाकुर के पास पावर और कनेक्शन थे, लेकिन सबूत इतने पुख्ता थे कि कोई बचाव नहीं था। रिया ने अपने सीनियर मिस्टर गुप्ता से बात की। सर, ठाकुर को गिरफ्तार करने के लिए हमें हाई कोर्ट से वारंट चाहिए। मिस्टर गुप्ता ने सहमति दी और जल्द ही वारंट जारी हो गया। रात के 2 बजे पुलिस की टीम ठाकुर के घर पर पहुंची। ठाकुर अपने परिवार के साथ सो रहे थे। दरवाजा खटखटाने पर उनका गार्ड बाहर आया, लेकिन पुलिस ने उसे हटाकर अंदर घुस गए। ठाकुर ने विरोध किया, ये क्या बदतमीजी है, मैं एमएलए हूं। रिया ने सबूतों की फाइल उनके सामने रख दी। ये आपकी बदतमीजी है सर, ये तस्वीरें, ये वीडियो, सब आपकी करतूत दिखाते हैं। आपने इन मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की। अब कानून आपका हिसाब करेगा। ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके घर से मिले डॉक्यूमेंट्स से पता चला कि यह रैकेट पिछले 5 साल से चल रहा था और इसमें करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ था। अगले कुछ दिनों में बाकी नामों वाले लोगों को भी पकड़ डीडीएच लिया गया। फिल्म प्रोड्यूसर को उसके स्टूडियो से, बिजनेसमैनों को उनके ऑफिस से। हर गिरफ्तारी के साथ रैकेट की एक एक कड्डी टूटती गई। मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल गई।
शहर के नामी हॉस्टल में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। आईपीएस रिया वर्मा की बहादुरी से दर्जनों लड़कियां बचाई गईं। हेडलाइंस हर तरफ थीं। लड़कियों के परिवारों को सूचना दी गई, लेकिन सावधानी से, ताकि उनकी इज्जत पर आंच न आए। कई लड़कियां अब आगे आईं और अपनी कहानियां सुनाईं। रिया ने उनके लिए काउंसलिंग और सपोर्ट सिस्टम का इंतजाम किया। काव्या, जो रिया की रूममेट थी, अब ठीक हो रही थी। उसने रिया से कहा, मैम, आपने न सिर्फ हमें बचाया, बल्कि हमें नई जिंदगी दी। रिया ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा फर्ज था काव्या। अब तुम सब मजबूत बनो और अपने सपनों को पूरा करो। मिसेस मल्होत्रा, खन्ना, ठाकुर और बाकी सब पर मुकदमा चला। कोर्ट में सबूत इतने मजबूत थे कि वे बच नहीं सके। उन्हें लंबी सजाएं मिलीं, कुछ को उम्र कैद, कुछ को 20-25 साल की जेल। हॉस्टल को बंद कर दिया गया और उसकी जगह एक नया सुरक्षित हॉस्टल बनाया गया, जहां सख्त सिक्योरिटी और असली देखभाल थी। रिया को उसके बहादुर काम के लिए प्रमोशन मिला और कई अवार्ड्स, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा इनाम था उन लड़कियों की मुस्कान जो अब आज़ाद थीं। शहर में एक नई हवा चली। लोग अब सतर्क थे और ऐसी घटनाएं रोकने के लिए नए कानून बने। रिया अपनी अगली असाइनमेंट पर निकल पड़ी, लेकिन ये कहानी हमेशा उसके दिल में रहेगी। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि सच्चाई और हिम्मत से कोई भी अंधेरा दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी आईपीएस रिया वर्मा की। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें।